नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी व्याकरण के पार्ट 1 वीडियो में हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्याकरण होता क्या है। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध करवाने वाले शास्त्र को ही हिंदी व्याकरण कहते हैं। यदि हिंदी भाषा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है तो व्याकरण को हम क्या कहते हैं, रूल बुक भी कहते हैं। अगर हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसका जो है व्याकरण अति आवश्यक हो जाता है। जिसकी पकड़ व्याकरण में जितनी अधिक होगी उसकी भाषा में भी पकड़ उतनी ही अधिक होगी। तो इसे हम रूल बुक भी कहते हैं लैंग्वेज की। ठीक है। तो हिंदी व्याकरण हिंदी के सभी स्वरूपों को 4 खंडों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पहला है वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि और वर्ण। दूसरा है शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के विविध पक्षों संबंधी नियम। और तीसरा है वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य संबंधी विभिन्न स्थितियाँ। चौथा है छंद विचार में साहित्यिक रचनाओं के शिल्पगत पक्षों पर विचार किया गया है। ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा होती क्या है। तो इसके लिए हमें भाषा की परिभाषा से परिचित होना पड़ेगा। तो भाषा की जो परिभाषा है वो है, भाषा किसे कहते हैं, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के कितने रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो हम अपने जो भावों को जो अभिव्यक्त करते हैं दूसरों के सामने, तो उसे हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक मौखिक से मतलब बोलकर, और दूसरा लिखकर, लिखित रूप से। अगर आगे बात की जाए कि भाषा की रचना विभिन्न ध्वनियों के संयोग से होती है। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से बनने वाली सार्थक शब्द ही भाषा की रचना करते हैं। ठीक है। तो ये होती है हमारी भाषा। तो हमें पता चल गया कि व्याकरण क्या होता है, भाषा क्या होती है। अब बात करते हैं हम लिपि की, जिसे इंग्लिश में स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। अगर हिंदी की लिपि की बात की जाए तो वो क्या है, देवनागरी है। और इंग्लिश की बात की जाए तो वो क्या है, रोमन है। तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो हम अब क्या है, हम लिपि को समझ लेते हैं कि लिपि है क्या। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। मतलब जब हम मुंह से बोलते हैं जो हमारी ध्वनि निकलती है, अगर हमने उस ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करना है तो हमें कुछ चिन्ह दिए गए हैं, संकेत दिए गए हैं। तो उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो आगे हम अब शुरू करते हैं वर्णमाला। ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला का ये चार्ट है, इसको आप पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला जो है हिंदी व्याकरण की जड़ है। ठीक है। अगर ये समझ नहीं आएगी तो आगे संधि समास जो भी हम पढ़ेंगे वो कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले हमें हिंदी वर्णमाला को अगर हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो समझो कि आगे वाली जो चीज़ें हैं वो करना और आसान हो जाएगी। तो आप जो है हिंदी वर्णमाला का चार्ट पढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं हिंदी वर्ण की परिभाषा की, वर्ण क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये याद रखना है कि वर्ण बोलो चाहे इसको हिंदी बोलो, ध्वनि बोलो। ठीक है। ध्वनि और वर्ण एक ही बात है, क्योंकि कई बार प्रश्न में जो है वर्ण ऑप्शन नहीं दिया होता है। जैसे प्रश्न पूछ लिया गया कि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो ऑप्शन में वर्ण नहीं होगा, वर्ण की जगह ध्वनि होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, फिर ध्वनि होगा। तो इसकी परिभाषा से हम अवगत होते हैं। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं उसकी सबसे जो छोटी चीज़ होगी, सबसे छोटी जो इकाई होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो सबसे छोटी इकाई क्या हुई, जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख इत्यादि। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या होती है, मतलब जिस वर्णों की माला है।
ठीक है, तो अगर हम इसके परिभाषा को थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समुदाय को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला, जो कि क्या होना चाहिए, एक व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित का मतलब क्या है कि जैसे अ के बाद क्या आएगा, आ आएगा, आ के बाद ई आएगी, तो मतलब ऐसी व्यवस्था में ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि ई पहले लिख दी, बाद में लिख दिया, बनने को तो वो समूह बन गया पर वो वर्णमाला नहीं कहलाई। ठीक है, तो एक व्यवस्था भी उसमें होनी चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। अगर बात की जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 44 वर्ण माने जाते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद किए गए हैं, 2 भेद किए गए हैं। ठीक है, तो वर्णमाला में 2 भेद किए गए हैं। हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे वर्णमाला में, एक पढ़ेंगे हम स्वर और एक पढ़ेंगे व्यंजन। तो सबसे पहले क्या है, हम स्वर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की हमें अगर परिभाषा से हम परिचित हैं तो हम समझना कि उस चीज़ से भी परिचित है। तो स्वर, सबसे पहले हमें स्वर के बारे में पता होना चाहिए कि स्वर होते क्या हैं। तो इसका पता अगर करना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगी, परिभाषा पढ़ना पड़ेगी। तो जिन वर्णों का उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप में होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो वे स्वर कहलाते हैं। बोलने का मतलब क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण, अगर हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एक स्वतंत्र रूप में होगा और उसमें कोई अन्य वर्ण नहीं होगा, उसकी अपनी ही ध्वनि होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। ठीक है, तो अगर स्वरों की बात की जाए तो स्वर कितने हैं हमारे, 11 स्वर माने जाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ठीक है, तो ये हमारे 11 स्वर हैं। इसके साथ ही वर्णमाला में आपको 2 चीज़ें और मिलेगी साथ में, अंग और आह। तो हमने इनको इसलिए नहीं माना क्योंकि ये स्वरों की परिभाषा को क्या है, पूरा नहीं कर पाते। स्वर तो बोलते थे कि हम स्वतंत्र हैं और हम किसी बिना अन्य किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते। ठीक है, तो ये क्या है, अंग, इसको पढ़ेंगे तो बाद में क्या आ रहा है, घ। तो यह क्या है, स्वर की परिभाषा को पूरी नहीं कर पा रहा है। वैसे ही अह भी बाद में ह की ध्वनि दे रहा है तो भी ये स्वर की परिभाषा पूरी नहीं कर पा रहा है, तभी हम इसको जो है स्वरों में नहीं गिनते। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर लग गया होगा पता कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11। उच्चारण के समय की दृष्टि से अब स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। अब हमने जो ये स्वर हैं इनको जो है उच्चारण के हिसाब से, उच्चारण मतलब बोलने की आवाज़ के हिसाब से, आवाज़ के समय के हिसाब से 3 वर्गों में बांट दिया है। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। तो हम इधर ही समझ लेते हैं। ह्रस्व स्वर क्या हो गए, जिसमें क्या है, बोलने के लिए कम समय लगेगा। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो चलते हैं वो सिर्फ स्वरों में ही चलेंगे। तो ह्रस्व स्वर के आगे जिनको बोलने के लिए कम समय लगेगा, तो कम समय आप जो छोटा होगा, मतलब जैसे छोटा अ हो गया, छोटा ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री हो गया, ये क्या है, हमारे ह्रस्व स्वर हैं। दूसरा आ गया दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व से कितना टाइम लेंगे, ज़्यादा, दुगुना। मतलब ह्रस्व 1 मात्रा और दीर्घ में कितने लगेगी, 2 मात्रा का समय लेगा, उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर में कितनी मात्रा का समय लेगा, 3 मात्राओं का समय लेगा। तो इसका जो प्रयोग होता है वो ऐसे नहीं होता है, इसका प्रयोग वैसे संस्कृत भाषा में होता है। जैसे हम ओम लिखते हैं तो ओम हम ऐसे लिखते हैं, ये वाला निशान होता है प्लुत का। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम ओ के बाद जो कितना समय लेते हैं, 3 मात्राओं का समय लेते हैं। हम जैसे खींचते हैं ना, ओ करते हैं तो 3 मात्राओं का समय लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कितनी मात्राएं लगी हुई है, 3 मात्राएं लगी हुई है, इसे हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे। तो हमने ये
पढ़ लिए। जिन ह्रस्व स्वर आगे जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगेगा, दीर्घ स्वर आगे जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगेगा, और प्लुत स्वर आगे जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगेगा उन्हें प्लुत स्वर कहेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे स्वर। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो सबसे पहले हमें व्यंजन की परिभाषा से परिचित होना पड़ेगा। तो जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ये संख्या में 33 है। इसके निम्नलिखित 3 भेद हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा क्या थी कि स्वंत्रत बोले जाते हैं, पर व्यंजन क्या करते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब व्यंजन जो भी होगा उसमें क्या होगा, अंत में स्वर जो है लगा ही होगा। अब स्वर आपको पता है, अब जैसे व्यंजन में क्या आ गया, क आ गया, क, तो बाद में कौन सी ध्वनि छूट रही है, तो अ क्या होता है, स्वर। तो इसका मतलब ये क्या है, किसकी सहायता से बोला गया, स्वर की सहायता से बोला गया। तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। तो स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। अब हम इसके भेदों की बात करते हैं। तो व्यंजन जो है, व्यंजन के भी 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। मतलब इसके वर्ग बनाया गया है। हर वर्ग में 5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार ही रखा गया है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन है वो किस में चलते हैं, वर्ग में। वर्ग में जैसे नीचे को भी ये 5 हैं, और क आ गया, क, च, ट, त, प, और आगे को भी इसके 5 क्या है, 5 हैं, ख, ग, घ, ण। ठीक है, तो 5 इस तरफ को, 5 इस तरफ को। तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये बॉक्स बनता है आपका वर्ग की तरह, तब हम इसे क्या कहते हैं, वर्ग। और इसका नाम जो है इनके अगले अगले वाले वर्ण के आधार पे रख दिया गया है। जो इसका पहले वर्ण आया है उसके आधार पे रख गया है। जैसे जिसमें क में, क ख ग गण में सबसे पहले क आया तो इसको कवर्ग बोल दिया, च छ में चवर्ग बोल दिया, टवर्ग बोल दिया, त थ द ध न में तवर्ग आया, प फ व में पवर्ग आया। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन क्या है, 5 नीचे को होते हैं और 5 आगे को होते हैं, 25 होते हैं कुल मिला के। और ये होते हैं, इसके 2 गुण हैं, इन्हें द्विगुण भी बोलते हैं। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं ये, ड़ और ड़। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अंतस्थ ध्वनियों की। तो यह निम्नलिखित कितनी होती है, 4 ध्वनियाँ होती है। कौन कौन सी, य, र, ल, व। तो य, र, ल, व कौन सी ध्वनियाँ हैं, अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। तो इससे भी प्रश्न आता है कि अंतस्थ ध्वनियाँ इनमें से कौन है या कौन नहीं है। तो अंतस्थ ध्वनियाँ आपने हमेशा याद रखनी है, कितनी है, 4 हैं। 4 कौन सी हैं, य, र, ल, व। इसके बाद आती है हमारी कुछ ध्वनियाँ होती है ऊष्म। ऊष्म मतलब गर्मी। ठीक है, तो जो जिन वर्णों को बोलने के लिए क्या होती है, हमारे मुंह से ऊष्मा बाहर आती है, गर्म हवा बाहर आती है, तो वो ध्वनियाँ भी सेम कितनी हैं, 4 हैं। कौन कौन सी, श, श, स और ह। तो इससे भी प्रश्न आता है कि इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन है, कौन सी नहीं है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि ऊष्म ध्वनि कितनी है, 4 ध्वनियाँ होती है। ऊष्म मतलब 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, श, स और ह। जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो इसके बाद क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन, किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 3 को गिना जाता है। ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो क्या है, संयुक्त व्यंजन जो है इनकी परिभाषा बिल्कुल ही अलग है,
क्योंकि हमने स्वरों की परिभाषा पढ़ी, वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप में बोले जा रहे थे। व्यंजनों की परिभाषा पढ़ी, वो किसकी सहायता से बोले जा रहे थे? स्वरों की सहायता से बोले जा रहे थे। अब आ जाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? ये जो है संयुक्त मतलब मिलकर बने होते हैं, किससे? दो व्यंजनों के। मतलब जब आप इसको तोड़ेंगे, संयुक्त व्यंजन को तोड़ेंगे, तो आपके पास दो व्यंजन मिलेंगे और एक स्वर मिलेगा। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे वैसे 4 होते हैं, पर देवनागरी लिपि के हिसाब से यहाँ पे 3 ही बताए गए हैं। तो सबसे पहले है क्ष। तो क्ष हम जब बोलते हैं तो पता लग रहा है। अब क्ष को हम जब विभाजित करेंगे तो क्ष किसको मिला के बनता है? क जमा श जमा अ, फिर बनता है क्ष। क जो है हलंत है। तो आप इसके बारे में समझ लीजिए कि ये हलंत क्या चीज़ होती है। इसके बारे में हम आगे भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो जिस भी वर्ण के नीचे ये वाला निशान लगा होता है उसको हम हलंत कहते हैं। और इस हलंत को लगाने का मतलब है कि आपने जो वर्ण लिखा है उसको क्या लिखा है? आधा लिखा है। मतलब उससे स्वर को उसको क्या कर दिया आपने? स्वर रहित कर दिया है, स्वर को क्या है? हटा दिया है। तो अगर आप जैसे क लिखना है आपने आधा क, तो आधा क आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और पूरा क लिख दो, उसके नीचे हलंत लिख दो, तब भी ये क्या समझा जाएगा? आधा ही क समझा जाएगा। मतलब इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वैसे ही यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनते हैं इससे, संयुक्त व्यंजन से, कि संयुक्त व्यंजन जो है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है कि क्ष। इसके नीचे ऑप्शन दे दिए गए होंगे कि ये किसको मिला के बना है। तो ऑप्शन आ जाएंगे क जमा श या क जमा स, इस तरह से आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्ष किसको मिला के बना हुआ है? क जमा श। और ये भी ध्यान रखना है हलंत का। कई बार जो है हलंत की गलती दी होती है, एक में उन्होंने हलंत दिया होगा, एक में हलंत नहीं दिया होगा, बाकी सेम होगा। तो आपने हमेशा याद रखना, जो भी संयुक्त व्यंजन है उनका जो पहला व्यंजन है वो हमेशा उसमें क्या लगा होगा? हलंत लगा होगा। ठीक है, वैसे ही आपका त्र आ गया, त जमा र से बना है। वैसे ही आपका ज्ञ आ गया, ज जमा य से बना हुआ है, तो ये आ गया ज्ञ। ठीक है, और एक आता है श्र, ये बनता है श जमा र जमा अ से, श्र। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन के बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम व्यंजनों को घोष तत्व के आधार पर समझते हैं। घोष तत्व के आधार पर व्यंजन ध्वनियों में घोष तत्व का आधार स्वतंत्रियां हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वे ध्वनियां क्या कहलाती है? सघोष। और यदि स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो अथवा अत्यल्प कंपन हो तो वे ध्वनियां क्या कहलाती है? अघोष। तो सबसे पहले अघोष, जिनमें जो है कंपन नहीं होता। सबसे पहले आपने याद रखना है अघोष, फिर रखना है सघोष जिनमें कंपन होता है। तो अघोष, अघोष में आ जाएगा आपका जो वर्ग में जो है पहले दो वर्ण हैं वो किस में आते हैं? अघोष ध्वनियों में आएंगे। जैसे हमारे क च ट त प वर्ग है ना, तो इसके जो पहले पहले दो वर्ण हैं वो सारे क्या होंगे? अघोष होंगे, जैसे क ख च छ ट ठ। ठीक है, और साथ में एक्स्ट्रा जो होंगे वो होंगी आपकी ऊष्म ध्वनियाँ, श स स और ह, ये सभी क्या होंगे? अघोष होंगे। तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपने घोष तत्व के आधार पर अघोष याद रखना है, फिर सघोष। अघोष में आ गया प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और साथ में ऊष्म ध्वनियाँ। इसके बाद आता है आपका सघोष। सघोष में जो ध्वनियाँ बच की वर्ग की, कौन सी बची? तीसरी, चौथी और पांचवी। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? आपका सघोष हो जाएगा। और साथ में इसमें क्या आएगी? आपकी अंतस्थ ध्वनियाँ आएंगी, य र ल व, इसमें साथ में आएंगे। ठीक है, तो ये हमने घोष तत्व के आधार पर इन व्यंजनों का वर्गीकरण किया। इसके बाद हम इन्हें प्राण तत्व के आधार पे
इनका वर्णन करेंगे। प्राण तत्व। तब प्राण का अर्थ होता है वायु। ध्वनियों के उच्चारण में वायु का कम प्रयोग किया जाता है अथवा अधिक। इनके आधार पर ध्वनियों का प्राण तत्व निर्धारित होता है। ध्वनियाँ या तो अल्प प्राण होती हैं या महाप्राण। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम अल्प प्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले हम बोलेंगे अल्प प्राण। अल्प मतलब थोड़े, प्राण मतलब वायु जो प्राण होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, जिन व्यंजनों को बोलने के लिए अल्प प्राण लगे मतलब कम समय लगे उन्हें हम अल्प प्राण कहेंगे, और जिनको बोलने के लिए अधिक समय लगे तो अधिक को क्या बोलते हैं हम, महा, तो उनको क्या कहेंगे हम, महाप्राण कहेंगे। तो जान लेते हैं हम अल्प प्राण। जिन ध्वनियों के उच्चारण में प्राण अथवा वायु का कम अथवा अत्यल्प प्रयोग हो उन्हें अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। व्यंजन ध्वनियों के वर्गीय ध्वनियों में प्रथम, तृतीय और पंचम अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। तो जो वर्ग होता है हमारा, जो स्पर्शी व्यंजन थे हमने पढ़े क च ट त वर्ग, तो ये वाला जो है बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि कौन सा वर्ण कितने स्थान पर है। इसके बाद जो है अगली चीज़ें जो है बिल्कुल अपने आप ही आसान हो जाती हैं। तो इन्होंने बताया है कि अल्प प्राण, अल्प प्राण आप समझ गए कि जिसमें कम समय लगता है। तो इसका एक ट्रिक है, व्यंजन ध्वनियों के जो वर्ग हैं हमारे, उसमें जो प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो प्रत्येक वर्ग है उसका पहला वर्ण, जैसे कवर्ग आ गया, कवर्ग का पहला वर्ण आ गया क, फिर उसका तीसरा वर्ण, फिर उसका पांचवा वर्ण, वो क्या है, सारे अल्प प्राण है। चाहे चवर्ग का लो, चाहे टवर्ग का लो, चाहे तवर्ग का। और साथ में इसमें याद रखने की चीज़ है कि जो हमारी अंतस्थ ध्वनियाँ हैं यर, लव, वो भी किसके अंतर्गत आती है, अल्प प्राण के अंतर्गत आती है। तो बिल्कुल आसान है। वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, आपके अल्प प्राण होते हैं, और साथ में कौन होते हैं, अंतस्थ ध्वनियाँ होती है। अब बात करते हैं महाप्राण की। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु का अधिक अर्थात अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। हिंदी में प्रत्येक वर्गीय ध्वनियों के दूसरे और चौथे व्यंजन को क्या कहते हैं हम, महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, तो क्या आगे महाप्राण, जो हमारे वर्ग की जो वर्ण बच गए वो क्या आगे, महाप्राण। पहला और तीसरा और पांचवा तो हमारे अल्प प्राण थे, अब बचे कौन, दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण होता है। ठीक है, और साथ में इसमें कौन सी ध्वनियाँ होती है, उसम ध्वनियाँ। उसम ध्वनियाँ सभी क्या होती है, महाप्राण। तो उसम ध्वनियाँ तो हम ऐसे भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो समय अधिक लगता ही है, क्योंकि जीभ जो है रगड़ के आती है, जैसे श, तो ये क्या होती है, महाप्राण। तो आपको, आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि अल्प प्राण और महाप्राण। याद रखने की कोई बड़ी बात नहीं है। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, साथ में आपकी अंतस्थ ध्वनियाँ, और महाप्राण में जो बच गए दूसरा और चौथा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और साथ में आपकी उसम ध्वनियाँ, ये हैं हमारे महाप्राण। धन्यवाद। तो जल्द ही हम हिंदी भाषा के व्याकरण का पार्ट 2 लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।